राष्ट्रपति बाइडेन की अमेरिका वापसी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, 7 घंटे तक तेल अवीव में रुके जो बाइडेन और उसके बाद अमेरिका वापस चले गए हैं। इजराइल की रक्षा हमारा फर्ज है, कहा बाइडेन ने। यानी अपने इस दौरे के दौरान जो बड़ी बात कही जो बाइडेन ने, कहा कि हमारा फर्ज है कि हम इजराइल की रक्षा करें। एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल को क्लीन चिट का बाइडेन ने बताया आधार भी। पहुंचते ही क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन आधार बताया उन्होंने कहा यूएस रक्षा विभाग की जांच के आधार पर हमने क्लीन चिट दी है। अमेरिका के रक्षा विभाग के आंकड़ों में इजराइल दोषी नहीं पाया गया है और इस वजह से एक क्लीन चिट दी गई है इजराइल को अस्पताल पर हुए हमले को लेकर। एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल को हिजबुल्लाह की सीधे चेतावनी सामने आ गई है। 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल पर होगा। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। युद्ध के 11वें दिन गाजा में सबसे बड़ी त्रासदी हुई। गाजा के एक अस्पताल में विस्फोट हुआ और 500 लोगों की मौत हो गई। इस युद्ध अपराध का दोषी इजराइल को माना जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच इस हमले पर बटा हुआ है। इजराइल के पक्षधर देश तेल अवीव को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन हमास के पक्षधर कह रहे हैं कि इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। 17 अक्टूबर की शाम को गाजा में क्या हुआ, इसका वीडियो सबूत आप भी देखिए। 5 सबूतों के आधार पर देखिए कि अस्पताल में धमाका कैसे हुआ और इस हमले का दोषी आखिर है कौन। By the other team, not you. ومجزرة حرب بشعة. Deeply distressing. I am horrified. It was a rocket misfired by Islamic Jihad. Misfired and landed in Gaza. सत्रह अक्टूबर की शाम गहरा रही थी। 7 बजने में 1 मिनट बाकी था और तभी गाजा पट्टी के पट्टी में एक जोरदार धमाका हुआ। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अपनी खिड़की से धमाके की तस्वीर रिकॉर्ड करने वाले की आवाज बता रही थी कि अनिष्ट हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह। और सच में ऐसा अनिष्ट हुआ कि पूरा विश्व मंच ही इस धमाके से डोल गया। क्योंकि ये बहुत विनाशक विस्फोट था। धमाका गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में हुआ। अस्पताल पहले ही घायलों से भरा था, उनका इलाज जारी था और एक रॉकेट विस्फोट से अस्पताल में लाशों का अंबार लग गया। विस्फोट के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। 500 लोग मारे गए, घायलों की गिनती नहीं हो पाई। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था। अस्पताल परिसर में लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए थे। आम नागरिक इन शिविरों में रुके थे क्योंकि अस्पताल को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। अस्पताल के सुरक्षित नो वॉर जोन इलाके में लोग जान बचाने के लिए रुके हुए थे। इसीलिए एक रॉकेट से इतने लोगों की जान चली गई। अस्पताल में विस्फोट होते ही फिलिस्तीन और हमास ने इसका दोषी इजराइल को ठहराया। ما جرى هذه الليلة فاجعة كبيرة
ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. يا الله يا الله. लेकिन क्या सच में इजराइल ने अस्पताल पर हमला करके क्रूर युद्ध अपराध किया है? क्या इजराइल ने निर्दोषों की हत्या की है? और क्या अस्पताल में धमाका PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की चूक है? TV9 भारतवर्ष युद्ध क्षेत्र से मिले सुरागों और वीडियो सबूत से इसकी पड़ताल करने वाला है। धमाका होने के तुरंत बाद अरब के इंटरनेशनल मीडिया चैनल अल जजीरा ने इसका दोष इजराइल के सिर मढ़ा। अल जजीरा ने विस्फोट के करीब 6 घंटे बाद ट्वीट किया, इजराइल के अल अहली अरब अस्पताल पर हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा था और बमबारी से बचने के लिए शिविर बनाए गए थे। अल जजीरा के इस ट्वीट के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी किया। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अल जजीरा के ट्वीट का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। अल जजीरा को जवाब देते हुए IDF ने लिखा कि हम पर दोष मरने से पहले अपना वीडियो फुटेज देखो। शाम 6:59 पर एक रॉकेट मिस फायर हुआ। शाम 6:59 पर ही अस्पताल में धमाका हुआ। या अल्लाह या अल्लाह। इस वीडियो में आसमान में एक चिंगारी नजर आ रही है। ये रॉकेट है। उड़ता हुआ ये रॉकेट अचानक फट जाता है। इसके बाद कैमरे में एक धमाके की तस्वीर रिकॉर्ड होती है। दावा है कि PIJ का ये रॉकेट गाजा के अस्पताल के पार्किंग लॉट में गिरा। या अल्लाह। ये दो तस्वीरें हैं। सैटेलाइट तस्वीर धमाके से पहले की है और धमाके के बाद अस्पताल की पार्किंग में काले निशान नजर आ रहे हैं। इसी धमाके से अस्पताल में 500 लोगों की मौत हुई। इसका दूसरा सबूत इजराइल ने एक और वीडियो से दिया। ये इजराइल के CCTV कैमरे की तस्वीर है। इसमें इजराइल की बॉर्डर बार नजर आ रही है। दूसरी तरफ गाजा है। गाजा पट्टी से रॉकेट उड़ रहे हैं और तभी एक मिस फायर रॉकेट से तेज धमाका गाजा पट्टी के क्षेत्र में होता है। इजराइल दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजराइल के पक्ष पर मुहर लगा दी है। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. या अल्लाह या अल्लाह।
इजराइल ने धमाके की एनालिसिस का एक और वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि इजराइल के हमले के बाद जहां मिसाइल या बम गिरते हैं उसकी हालत क्या होती है। वीडियो में पार्किंग का वो हिस्सा है जहां रॉकेट गिरा और दूसरे हिस्से में वो जगह है जहां इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए। पार्किंग में कोई गड्ढा नहीं है और जहां इजराइल ने हमले किए वहां 7 से 19 मीटर के गड्ढे बने हैं। इजराइल ने PIJ के 2 लोगों की बातचीत टैप करके भी ऑडियो सबूत जारी किया है। بقول لك اللي اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد صواريخ الجهاد الاسلامي يعني. ايه؟ هم بقولوا تعاون الجهاد الاسلامي. من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ इजराइल ऐसे कई वीडियो और ऑडियो सबूत दे चुका है जो इशारा कर रहे हैं कि अस्पताल में हुए नरसंहार के लिए इजरायली सेना जिम्मेदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह ने IDF पर हमले का वीडियो जारी किया है। रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना के ठिकानों पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में तबाह हुआ IDF का बेस कैंप भी। तो गाजा के अस्पताल में नरसंहार के लिए इजराइल खुद को बेकसूर बता रहा है और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को कसूरवार। लेकिन हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और फिलिस्तीनी प्रशासन इजराइल को गुनाहगार बता रहे हैं। इनका कहना है कि इजराइल ने अस्पताल पर 1000 किलो के घातक बॉम्ब से हमला किया, इसीलिए 500 लोगों की जान चली गई। तो सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वो हकीकत क्या है जो अब तक सामने नहीं आ सकी है। गाजा के अस्पताल पर हमला किसने किया? एक धमाके के साथ 500 बेकसूरों को मौत किसने बांटी? अस्पताल में इतने बड़े संहार का गुनहगार कौन? इजराइल और हमास युद्ध का इस वक्त यही सबसे बड़ा रहस्य है, वो रहस्य जो अब तक नहीं सुलझ सका है। जो हर बीतते दिन के साथ उलझता ही जा रहा है। अस्पताल में कत्लेआम को लेकर इजराइल और अमेरिका का अपना अपना दावा है। तो हमास, फिलिस्तीन और ईरान समेत अरब देशों का अपना ऐलान है। इन ऐलानों में, इन दावों में सच कहीं खो गया है। नरसंहार को लेकर इजराइल और अमेरिका का क्या कहना है हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन दूसरे पक्ष का तर्क है, इसे भी जानना और समझना जरूरी है। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. ये इजरायली सेना का दावा है। दावा ये कि अस्पताल पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों का रॉकेट गिरा। एक रॉकेट मिसफायर हुआ।
वो आकर अस्पताल पर गिरा और इसी तरह से सबसे बड़ा नरसंहार हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है क्या? सबसे पहले इसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। उन्नीस में मिस्र में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ का गठन हुआ। इस संगठन का हेडक्वार्टर सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। ये वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल को मिलाकर इस्लामिक देश की स्थापना करना चाहता है। ये गाजा में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कट्टरपंथी संगठन है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का दावा है कि गाजा में उसके 8000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इसके लड़ाके गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक, इजराइल, लेबनान, सीरिया और तेहरान में भी एक्टिव है। ईरान हर साल फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को करीब 1,500 करोड़ रुपए का हथियार देता है। इससे लेबनान और सीरिया से भी मदद मिलती रहती है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपियन यूनियन ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ही अस्पताल में नरसंहार के लिए गुनाहगार है। लेकिन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि यह कत्लेआम इजराइल ने किया है। जो ऐलान फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का है वही हमास, फिलिस्तीनी प्रशासन, हिजबुल्ला और मिडिल ईस्ट के कई देशों का भी है। हमास ने कहा है कि इजराइल झूठ बोल रहा है, नरसंहार इजराइल ने ही किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर बमबारी की और ये एक अक्षम्य अपराध है। हिजबुल्ला ने कहा है कि इजराइल ने जो गुनाह किया है उसकी माफी नहीं है। He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet. हमास ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इजराइल ने अस्पताल पर जेडैम सिस्टम से मार्क 84 बम से हमला किया। बत्तीस सेकंड के इस वीडियो में हमले की 3 तस्वीरें। पहली क्लिप रॉकेट हमले की है। इसमें हमास ने यह बताया है कि रॉकेट हमला ऐसे होता है। दूसरी क्लिप जेडैम हमले की है। इसमें बताया गया है कि जेडैम का विस्फोट इस तरह से होता है। तीसरी और आखिरी तस्वीर के जरिए दावा किया गया है कि अस्पताल पर जो बम गिरा उसके धमाके की आवाज हूबहू जेडैम की तरह है, यानी इजराइल ने जेडैम से ही एक झटके में 500 लोगों का कत्ल कर दिया। ईरान और तुर्की का भी दावा है कि इजराइल ने अमेरिकी हथियार जेडैम और अमेरिकी बम मार्क 84 से अस्पताल पर हमला किया, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। इजराइल पर जिस हथियार से हमला करने का आरोप लग रहा है वो जेडैम क्या है, अब इसे भी समझिए। जेडैम का पूरा नाम है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। ये अमेरिकन हथियार है जो हवा से जमीन पर हमला करने वाली किट है। जेडैम का हमला करने की रेंज 25 किलोमीटर है। ये फायर होते ही पहले से तय लक्ष्य को ढूंढती है, जीपीएस के जरिए टारगेट तक पहुंचती है। जेडैम में अमेरिका का घातक बम मार्क 84 लगा होता है। टारगेट पर पहुंचते ही जेडैम उसे फायर कर देती है। मतलब यह है कि जेडैम वो सिस्टम या किट है जो मार्क 84 बॉम्ब को उसके लक्ष्य तक लेकर जाकर छोड़ती है। अब सवाल यह है कि आखिर मार्क 84 बॉम्ब क्या है, ये कितना घातक है। दरअसल मार्क 84 बॉम्ब करीब 1000 किलो का घातक बम है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये बम जेडैम सिस्टम से फायर होता है। मार्क 84 बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ही महातबाही लाता है। ये बम जहां फटता है वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाता है। काफी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इजराइल पर हमास इसी बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है।
हमास, ईरान और तुर्की ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने जेडैम से मार्क 84 बम दागकर 500 लोगों का संहार किया, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस बाबत अब तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है, सिर्फ दावा है, ऐलान है। फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े कई देशों को इस थ्योरी पर यकीन है। अस्पताल में हमले के विरोध में जॉर्डन ने गाजा युद्ध को लेकर होने वाली समिट को रद्द कर दिया। इस समिट में अमेरिकी प्रेसिडेंट, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला शामिल होने वाले थे। सऊदी अरब ने नरसंहार के लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने इजरायल से बेगुनाही के सबूत मांगे हैं। चीन ने अस्पताल पर हमले को युद्ध का अक्षम्य अपराध घोषित किया है। फ्रांस ने जांच की मांग की है। ब्रिटेन ने सभी देशों को सच सामने आने तक चुप रहने को कहा है। सबसे बड़े रक्तपात को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष ने भारत में फिलिस्तीन के राजदूत का इंटरव्यू किया। हमने फिलिस्तीन से अस्पताल पर हमले का सबूत मांगा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। When the Israelis say that they have proof that it is not them that they have done it, so would the Palestinian side also have, or do you also have some evidence to prove that it was Israel that did it? We're still in the massacre up to now, but there will be evidence for sure, even without proving any evidence. This is not the first lie from the Israelis. सबूत और सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि हमला अस्पताल पर हुआ है। 500 बेकसूरों की जान गई है। ये बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। गुनहगार न सिर्फ बेनकाब होना चाहिए, बल्कि उसे इस कत्लेआम के लिए ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह किया है। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने लॉन्चर का इस्तेमाल किया। इजराइल हमास के बीच 12 दिनों से जारी खूनी संघर्ष किसी भी वक्त विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, और जानते हैं इसकी वजह क्या है। बीती रात गाजा पट्टी के अस्पताल में हुआ अटैक, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद अरब देश भड़के हुए हैं, हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर हमले की तैयारी तक कर ली है। 5000 लड़ाके उत्तरी इजराइल पर तैनात कर दिए गए हैं। वहीं ईरान भी अब खुलेआम इजराइल को धमका रहा है। तो क्या एक बार फिर इजराइल वर्सेस अरब देशों में महाजंग होगी? देखिए इस रिपोर्ट में। या अल्लाह, या अल्लाह। बीती रात गाजा पट्टी में जो बारूदी कोहरा मचा, भीषण ब्लास्ट के बाद तबाही का जो मंजर दुनिया के सामने आया, उसे देखकर हर कोई सन्न है, खौफजदा है। रॉकेट हमले में गाजा पट्टी का अस्पताल खाक हो गया। 500 लोग बेमौत मारे गए। हमला किसने किया, क्यों किया, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। लेकिन गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमले के बाद अरब देश आग बबूला हो गए हैं। इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है, और इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम है लेबनान का, वहां के संगठन हिजबुल्लाह का। या अल्लाह, या अल्लाह। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमले के चलते हिजबुल्लाह भड़क उठा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। वो ये
कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से होगा। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले को अंजाम देंगे। इस मिशन के लिए हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके तैयार हैं। जल्द ही उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह धावा बोलेगा। لمجاهدي المقاومة الإسلامية كونوا مستعدين ليوم إذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और माथे पर काले रंग का अरबी साफा, यही पहचान है हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की। इतना ही नहीं, हसन नसरुल्लाह अपनी आग उगलती तहरीरों के लिए भी जाना जाता है। और सबसे अहम बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन इजराइल के सीधे खिलाफ है और हिजबुल्लाह को इस बात की आशंका है कि गाजा पट्टी के अस्पताल में जो हमला हुआ है उसे इजराइल की सेना ने अंजाम दिया है। लिहाजा हमास का साथ देने के लिए हसन नसरुल्लाह ने 5000 लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है और ये ऐलान किया है कि जल्द ही उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की ये खूंखार ब्रिगेड हमला करेगी, बल्कि उसे अपने कब्जे में भी ले लेगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और अब आपको बताते हैं कि कैसे लेबनान वाले वॉर फ्रंट से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा। मसलन इजराइल के उत्तरी छोर पर मौजूद है लेबनान, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लिहाजा हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर 3 पॉइंट से अटैक करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों का पहला टारगेट नॉर्थ इजराइल का माउंट मेरोन का इलाका होगा। इसके बाद हिजबुल्लाह के 5000 से ज्यादा लड़ाके हाइफा की तरफ कूच करेंगे और सबसे आखिर में हिजबुल्लाह के आत्मघाती लड़ाकों के टारगेट पर होगा सी ऑफ गैलिली। इन तीनों इलाकों पर हिजबुल्लाह न सिर्फ हमला करेगा बल्कि उत्तरी इजराइल की इन इलाकों पर कब्जा भी कर लेगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने बाकायदा इजराइल पर हमले का प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे उत्तरी इजराइल के बॉर्डर को तोड़कर हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके उसकी सीमा में दाखिल होंगे। कैसे बॉर्डर लाइन पर मौजूद फेंसिंग और सीसीटीवी कैमरे को तहस नहस किया जाएगा। On January 1st, 2023, Hezbollah released a propaganda video. कैसे इजराइल की सुरक्षा कवच में सेंध लगाई जाएगी, कैसे इजराइल के इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जाएगा। People globally in what they described as a military maneuver. Radwan force and आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का इजराइल पर अटैक प्लान ठीक वैसा ही है जैसा 7 अक्टूबर को हमास ने किया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जैसी तबाही इजराइल में हमास ने मचाई थी, उससे भी ज्यादा खौफनाक और भयावह हालात हिजबुल्लाह के ये लड़ाके करेंगे, यानी भीषण बारूदी कोहरा, अनगिनत लाशों का अंबार। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। एक तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन इजराइल को दहलाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ईरान भी सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने का मन बना रहा है। और उसकी वजह है ईरान से सामने आए 2 बयान। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हमले से भड़के ईरान की तरफ से 2 बयान सामने आए हैं। पहला बयान ईरान के विदेश मंत्री का है, जिन्होंने लिखा है टाइम इज ओवर। तो वहीं सीरिया में ईरान के राजदूत ने लिखा टाइम इज अप। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अब ईरान भी इजराइल हमास जंग में एंट्री मार सकता है, वो भी अपने किलर मिसाइलों और ड्रोन के साथ। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश खुद को जंग में झोंक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान से सटे बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। 5 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया गया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले का ऐलान किया है।
गाजा पट्टी पर हमले का जो आक्रोश अब तक आंशिक तौर पर दिख रहा था, वो खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। गाजा पर इजराइल की बमबारी के बाद इस्लामिक देशों में गुस्से का जो लावा मचल रहा था, वो विस्फोट कर चुका है। फिलिस्तीन से लेकर जॉर्डन, ईरान और तुर्की जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा में अस्पताल पर धमाके के बाद मंगलवार रात से ही प्रदर्शन का जो दौर शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। अरब का ये आक्रोश अब विश्व युद्ध की आशंका को और मजबूती दे रहा है। सिर्फ एक धमाके ने जंग के बाद दुनिया में बन रहे माहौल में 180 डिग्री का टर्न आ गया है। इजराइल विरोधी देशों में गाजा पर हमले को लेकर जो टीस की चिंगारी सुलग रही थी, उसने आग का रूप अख्तियार कर लिया है। हैवानियत और दरिंदगी के आरोपों का पलड़ा अचानक हमास की तरफ से उठकर इजराइल की तरफ झुक गया है। इजराइल सफाई दे रहा है, लेकिन अस्पताल पर हमले को लेकर सिर्फ फिलिस्तीन नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में गुस्से का तूफान दिख रहा है। मीडिया के जरिए हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल रही थी, तो दूसरी तरफ मस्जिदों से भी ऐलान शुरू हो गया था। लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, उस पर अब खामोशी तोड़ना जरूरी है। जुल्म करने वालों के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की जा रही है। जेनिन की फिजाओं में भी लाउड स्पीकर की आवाज गूंज रही थी। शांत शहर में मस्जिद से निकल रहे एक एक शब्द से खून में उबाल आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद जेनिन की सड़कों पर भीड़ नजर आने लगी। लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारे लगाने लगे। सड़क पर दो पहिया वाहनों की लाइन लग गई। सैकड़ों लोग पैदल भी चल रहे थे। प्रदर्शन की शुरुआत ही हुई थी, जेनिन में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। लोगों ने इजरायली फौज की गाड़ियों को घेर लिया था। सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ को हटाने के लिए कई जगहों पर इजरायली सेना ने गोलियां चलाई और भगदड़ मची। वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों में भी जेनिन जैसे ही हालात थे। यरूशलेम में भी इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर उतर आए। रामल्ला की सड़कों पर भी हजारों लोग सड़क पर निकल चुके थे। इजरायल के खिलाफ लोग हाथ में चप्पल और जूते लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इजरायल के खिलाफ उठा गुस्से का तूफान वेस्ट बैंक की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों तक भी पहुंच चुका था। जॉर्डन की सड़क पर उतरी भीड़ इजरायली एम्बेसी तक पहुंची और आसपास की जगहों में आग लगा दी गई। इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। भीड़ को भगाने के लिए इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कर्मियों को गोली चलानी पड़ी। कई बार झड़पें हुई। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! हेब्रोन की सड़कों पर ये सैलाब देखिए। आधी रात को ये भीड़ अस्पताल पर इजरायली हमले का विरोध करने उतरी थी।
वेस्ट बैंक में भीड़ के टारगेट पर इजरायली सैनिक थे। देखिए इजरायली सैनिकों को किस तरह भीड़ से बचकर भागना पड़ा। लेबनान के बैरूत और तुर्की के अंकारा में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। गाजा में अस्पताल में धमाके के बाद 14 देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान, लीबिया, जॉर्डन और तुर्की में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा इराक, मिस्र, ईरान, ट्यूनीशिया में प्रदर्शन हुए हैं। बाकी देशों की बात करें तो मोरक्को, सीरिया, कतर और जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेबनान में दोपहिया पर निकले लोग अमेरिकी एम्बेसी तक पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। बैरूत की सड़कों पर कई किलोमीटर तक लाइन में चल रहे दोपहिया वाहन और गाड़ियां नजर आ रही थी। सड़क पर उमड़ा ये सैलाब अमेरिकी एम्बेसी की तरफ बढ़ रहा था। तुर्की में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ कई बार झड़पें भी हुई। हमास को उम्मीद थी कि इजरायल पर हमले में अल-अक्सा जैसे पवित्र स्थल का नाम लेने से उसे बड़ा समर्थन मिलेगा। अब गाजा में अस्पताल में धमाके से वो उम्मीद और बढ़ गई है। ईरान से सिग्नल मिल चुका है और बाकी देशों में जिस तरह से प्रदर्शन हुए उसने अमेरिका और इजरायल की फिक्र को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल हमास जंग पर अमेरिका ने ऐलान किया है। अपने नागरिकों को लेबनान जाने से मना कर दिया है। इजराइल और अरब देशों में बढ़ती तल्खी की वजह से यह एडवाइजरी जारी की गई है। इजराइल हमास की जंग अब धर्म युद्ध में बदलने की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि दो खेमे बढ़ चुके हैं। एक खेमे में हमास समर्थक इस्लामिक मुल्क और दूसरे खेमे में इजराइल समर्थक पश्चिमी देश शामिल हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए नेटो ने हुंकार भरी है। उधर इस्लामिक मुल्कों ने ऐलान कर दिया है कि वो गाजा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए आखिर क्यों मिडिल ईस्ट धर्म युद्ध का रण क्षेत्र बनने जा रहा है। गाजा के अस्पताल में इतना बड़ा हमला हुआ, 500 से ज्यादा की मौत हो गई। इस हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस बार मिडिल ईस्ट विश्व युद्ध का एपी सेंटर बन सकता है। क्योंकि अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद से दुनिया के तमाम देश दो खेमों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है, जो इशारा करता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर करीब 40 मिनट तक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इसके अलावा कल इजराइल पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जबकि एक दिन पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल में थे। 3 बड़े देशों के प्रमुखों का इजराइल दौरा। इस बीच बाइडेन ने अल अहली हमले में इजराइल का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। Deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure, so we got to overcome a lot of things. यानी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। जाहिर है अमेरिका का इजराइल को साथ देना इस्लामिक मुल्कों से रिश्ते खत्म कर सकता है, और ऐसा होता भी दिख रहा है। बाइडेन की जॉर्डन के किंग से मुलाकात रद्द, मिस्र के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात रद्द हो गई। इसी बीच फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात रद्द,
और ये मुलाकात रद्द इस्लामिक देशों ने की है, जबकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि बाइडेन इन देशों में नहीं जाना चाहते थे। यानी तीसरे विश्व युद्ध का शोला भड़कने लगा है, क्योंकि इस्लामिक मुल्कों के तेवर यही बता रहे हैं। फिलिस्तीन ने इस्लामिक मुल्कों से इजराइल से संबंध खत्म करने के लिए कहा है, जबकि ईरान ने इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए तेल गैस की सप्लाई बंद करने के लिए कहा है। उधर जॉर्डन ने अमेरिका और इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि लेबनान ने इजराइल पर हमास जैसे हमले की धमकी दी है। इसके अलावा कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान ने मस्जिदों पर काला झंडा लगाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध जताया है। मिस्र ने अस्पताल पर हमले के लिए पूरी तरह से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। खास बात यह है कि गाजा में हमले को लेकर ओआईसी की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाने के लिए कहा है। ये 7 साल में पहली दफा है जब ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान जेद्दा पहुंचे और मीटिंग में शामिल हुए। यानी इस्लामिक मुल्क आपसी विवाद भूलकर एकजुट हो रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को यूरोपीय देश सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन ने भूमध्य सागर में नेवी फ्लीट को बढ़ा दिया है। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनाती की जा रही है। ये सारा डिप्लॉयमेंट ब्रिटेन के पीएम सुनक के इजराइल पहुंचने से एक दिन पहले किया जा रहा है। दूसरी तरफ युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके 2000 सैनिक तैयार हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। बस तैनाती पर फैसला लेना बाकी है। मिडिल ईस्ट में हालात इतने संजीदा हो चुके हैं कि मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अजहर अल शरीफ ने इस्लामिक मुल्कों को पश्चिमी देशों से अपने संबंधों पर दोबारा विचार करने की हिदायत देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों पर भरोसे की कीमत तबाही है। वो अपनी सैन्य शक्ति से तुम्हें लगातार कमजोर कर रहे हैं और डर फैला रहे हैं। वक्त आ चुका है इस खतरे को समझा जाए। यानी आसार बन रहे हैं जब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ बगावती तेवर अपना सकते हैं। ये तेवर आगे जाकर जंग में बदल सकते हैं, जो आगे जाकर दुनिया के 5 महाद्वीपों में फैल सकता है, क्योंकि इस्लामिक मुल्कों के साथ रूस खड़ा है। एशिया में चीन और नॉर्थ कोरिया रूस के साथ खड़े हैं। नॉर्थ अमेरिका का मतलब सीधे सीधे यूएसए है और साउथ अमेरिका में यूएसए के सहयोगी देश अर्जेंटीना और ब्राजील है। अफ्रीका में सूडान सहित कई देश पहले ही अमेरिका विरोध में हैं। यूरोप में रूस नेटो देशों के खिलाफ पहले से जंग लड़ रहा है। यानी मिडिल ईस्ट से भड़की युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेने को तैयार है। और ये सब कुछ अमेरिका के अगले कदम पर निर्भर करेगा कि वो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होता है या यूक्रेन वाला खेल इजराइल के साथ भी खेलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस गाजा पट्टी में हमास की तूती बोलती थी, आज वही गाजा पट्टी हमास के लिए कब्रिस्तान बन चुकी है। 12 दिन की जंग में हमास के सैकड़ों लड़ाकों के साथ साथ 12 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। और जानते हैं, हमास कमांडरों की डेथ लिस्ट में हमास चीफ का बेटा भी शामिल है। तो क्या अब इजराइल के सामने हमास सरेंडर करेगा? आप ही देखिए। बीती रात सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हुई। गाजा पट्टी के अहली अरब अस्पताल पर भीषण हमला हुआ। पांच 500 से ज्यादा लोग मारे गए। बावजूद इसके इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। बावजूद इसके गाजा पट्टी में बारूदी कोहराम जारी है। बीते 12 दिनों से इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यास से बने हुए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। मगर अब इस जंग में लगातार हमास को बड़े झटके मिल रहे हैं, क्योंकि हमास के सैकड़ों लड़ाकों के साथ साथ करीब 12 टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं।
और 17 अक्टूबर को भी हमास के 5 बड़े कमांडर इजरायली हमले में मारे गए, जिनमें से एक तो हमास के प्रमुख का बेटा था। आपको बता दें कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में 17 अक्टूबर को हमास के जो टॉप कमांडर मारे गए उनमें शामिल है हजेम इस्माइल हानिया, हमास के प्रमुख का बेटा, आयमन नोफाल उर्फ अबू मोहम्मद, कमांडर इजल-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड, फुआद अबू बती खान, चीफ कमांडर इजराइल अटैक, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रमुख हमास एंटी टैंक ब्रिगेड, अकरम हिजाजी, नेवल कमांडर हमास। हजेम इस्माइल हानिया हमास के मुखिया इस्माइल हानिया का बेटा था, मगर इजराइल की सेना ने हवाई हमले में हमास चीफ के बेटे को मार गिराया। ठीक इसी तरह 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया था, उस हमले के मास्टरमाइंड फुआद अबू बती खान को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब ये कि चुन चुनकर इजराइल हमास के टॉप कमांडरों को मौत बांट रहा है। हमास की सेना के प्रमुख हमास से जुड़ी तमाम विंग के कमांडरों को ढेर कर अपना इंतकाम पूरा कर रहा है। अगर इसी रफ्तार से इजराइल आक्रामक रहा तो यकीन मानिए, जिस गाजा पट्टी को हमास का गढ़ माना जाता था, वही हमास के लड़ाकों और टॉप कमांडरों का कब्रिस्तान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 12 दिन से रोजाना हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा बॉर्डर से सटे शहरों और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हर घंटे चेतावनी के लिए सायरन बजता है। इजराइल दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर का सामना इस खौफनाक हकीकत से हुआ। रॉकेट स्ट्राइक में जर्मन चांसलर और उनके साथ इजराइल आया डेलीगेशन बाल बाल बचा। तेल अवीव पर रॉकेट स्ट्राइक, जर्मन चांसलर पर मुसीबत आई। हमास का अल्टीमेटम, इजराइल के मददगारों का करेंगे अंत। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स की जान उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब वो इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलने के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा जाने वाले थे। जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, चेतावनी का सायरन बजने लगा। ये थी उसी वक्त की तस्वीरें हैं। आनन फानन में जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स और उनके साथ प्लेन में मौजूद डेलीगेट्स को प्लेन से उतारा गया। सायरन लगातार बजता रहा। इसी बीच रॉकेट अटैक भी हुआ। तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 2 रॉकेट भी देखे गए। इस दौरान सभी लोगों को उतारकर जमीन पर पीठ के बल लेटने के लिए कहा गया। इस बीच जर्मन चांसलर को सीक्रेट शेल्टर में ले जाया गया। हालांकि हमास का यह हमला नाकाम हो गया, क्योंकि आयरन डोम ने एयरपोर्ट के ऊपर दिखे दोनों रॉकेट को उड़ा दिया। थोड़ी देर में मोसाद कमांडो की टीम और एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर ली और सभी जर्मन डेलीगेट्स को जर्मन दूतावास भेज दिया। कुछ घंटों बाद शोल्स और जर्मन डेलीगेट्स तेल अवीव से सुरक्षित टेक ऑफ कर गए। लेकिन इस हमले ने शोल्स को यह जरूर समझा दिया कि इजराइल इस वक्त कितने बड़े खतरे से जूझ रहा है। हर वक्त मौत मंडरा रही है। 2 दिन पहले इजरायली संसद से भी इसी तरह सभी सांसदों को निकाला गया था, क्योंकि हमास की रॉकेट स्ट्राइक का सायरन बजा था। जबकि इस तरह का सायरन इजरायली लोगों के लिए हर घंटे की बात हो गई है, क्योंकि हमास इतना हमलावर हो गया है कि वो इजराइल में कहर बरपाने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।